Good evening, everyone, and this is Atul, and today, I have come up with this video. In this video, and we are going to attempt some of the very important questions from a very important chapter, and that is fundamental rights from polity. And if you are going to attempt any one-day exams, and most of the questions and will be asked from two chapters, and which are very important if we talk about in terms of polity section. First is fundamental rights, and the second one is DPSP, means डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स, यानी कि मूल अधिकार और आपके नीति निदेशक तत्व। तो इन दोनों से ही बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आई हैव कम अप दिस वीडियो, आई हैव कंपाइल्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज चैप्टर्स। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो हम लोग देखने जा रहे हैं जो मौलिक अधिकार है उससे संबंधित कुछ प्रश्न, 50 प्रश्न देखेंगे और almost 200 questions will be covered from this chapter, and then we will jump to the next important chapter, that is DPSP. So let's begin with this chapter today. और इसमें हम लोग पहले प्रश्न पर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 के ने समर्थन किया था। दूसरा पॉइंट है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तीसरा है अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। या चौथा है क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन सही है आपका पहला ऑप्शन, यानी कि मूल अधिकारों जो थे उनको शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 32 जो है वो आपका डील करता है किसके साथ? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, याद रखना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको डील करता है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसी में आपको बताया गया है कि आर्टिकल 32 के तहत अगर आपके मौलिक अधिकारों को आपको लागू कराना है, कोई नहीं आपके मौलिक अधिकारों की जो आपको दिए गए हैं उसका उल्लंघन करता है, तो उसको लागू कराने के लिए आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और साथ ही साथ आप आर्टिकल 226 के तहत आप जा सकते हैं कहाँ पर? हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय आप जा सकते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको और बता देना चाह रहा हूं कि जो संविधान के मूल अधिकार हैं, हालांकि मैं यहाँ पर केवल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं आपके लिए इसके बारे में भी बता दे रहा हूँ कि भाग आपके 3 में मौलिक अधिकारों को रखा गया। आर्टिकल आपके 12 से लेकर आर्टिकल आपके 35 तक, ये आपके अनुच्छेद इतने तक आपके मूल अधिकारों को रखा गया है, जो कि आपकी संख्या में अगर बात करूं तो ये 24 होते हैं। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लीजिए कि अगर हम लोग और बात करें तो पहली चीज ये है कि आपके 7 मूल अधिकार मूलतः जब संविधान बना था उस समय पर दिए गए थे। वो कौन कौन से थे? पहला था आपके पास समता का अधिकार, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, समता का अधिकार जो कि आपको दिया गया था आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक दोस्तों। दूसरा पॉइंट था आपका स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और ये था आपका दोस्तों आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। उसके बाद तीसरी बात करें तो ये था शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके विरुद्ध शोषण के एंड विरुद्ध अधिकार, ये आपको दिया गया था दोस्तों। 2 आर्टिकल्स हैं इसके अंतर्गत, एक है 23 और एक है आपका 24। इसके बाद बात करें तो फोर्थ है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद है आपके पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूँ। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि है दोस्तों 25 से लेकर 28 आर्टिकल तक। इसके बाद अगर हम लोग बात करें पांचवा, तो शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार आपको दिया गया है। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार आपको दिया गया है, विच इज 29 एंड 30। और इसके बाद करें छठा, आपको दिया गया था संपत्ति का अधिकार दोस्तों, संपत्ति का अधिकार दिया गया था, विच इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल अधिकार 31। इसको दोस्तों हटा दिया गया कब? 44th अमेंडमेंट 1978 द्वारा, और इसको हटाकर कहाँ रख दिया गया? संविधान के भाग 12 में आर्टिकल आपके 300
काम है इसको रख दिया गया और एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। दोस्तों हमेशा याद रखना, संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार में यह अंतर होता है। ऐसे अधिकार जो आपको कानून बनाकर दिए गए हैं, संविधान में इंक्लूडेड नहीं है, तो उनको हम लोग कानूनी अधिकार बोलते हैं। जैसे कि आप समझिए कि ट्रिपल तलाक का जो अभी रिसेंट में कानून आया था, तो उसके लिए एक अलग से कानून बनाया गया है। संविधान में कोई उसके लिए आर्टिकल या मूल अधिकारों में उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, तो उसके लिए एक अलग से कानून बनाकर अगर वो करते हैं तो वो कानूनी अधिकार है। तो इसको संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार जो है, विधि अधिकार जो है वो रख दिया गया। इसके बाद 6 के बाद आपका 7वां है, 7वां पॉइंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आपको दिया गया आर्टिकल 32 में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आप क्वेश्चंस की तरफ। जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मैंने आपको बता दिया, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को आंसर दूसरा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है, लचीले हैं, अवाद योग्य है, कठोर है। तो याद रखना, वाद योग्य मतलब क्या होता है? इन्फोर्सिबल। क्या? इन्फोर्सिबल। इन्फोर्सिबल का मतलब हो गया कि इनको लागू किया जा सकता है, लागू कराया जा सकता है, तो ये वाद योग्य है। अगला प्रश्न देखिए, अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या संविधान में उल्लिखित होता है? बिल्कुल दोस्तों, संविधान में उल्लिखित होता है, इसलिए तो इसको कहा ही जाता है। और दूसरा पॉइंट इसका क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ये प्रजातांत्रिक होता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? ये प्रजातांत्रिक होता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ये लोक कल्याणकारी होता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट है आपका, यह व्यक्तित्व विकास के लिए, किसके लिए? व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है दोस्तों, ये बोल रहा है। और पांचवा पॉइंट है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। तो याद रखना आप लोग, ये संविधान में उल्लिखित है, बिल्कुल है। ये प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी है। तो प्रजातांत्रिक, और दोस्तों प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी तो एक तरीके से शासन से संबंधित है। आप कहते हो कि शासन से संबंधित है, ये अधिकारों से संबंधित नहीं है, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं लोक कल्याणकारी अधिकार तो नहीं बोलते, हमेशा बोलते हैं लोक कल्याणकारी शासन है, लोक कल्याण प्रजातांत्रिक शासन है, ना कि हम लोग बोलते हैं कभी कि प्रजातांत्रिक अधिकार क्या होते हैं। तो आप लोग इस तरीके से याद रखिए। अगला क्या है? ये व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। बिल्कुल दोस्तों, व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होते हैं। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, बिल्कुल नहीं बना सकती, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल 13 में लिखा गया है कि कोई भी विधि, कोई भी ऐसा कानून, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें, कानून ही नहीं, अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा भी नहीं लाया जा सकता, जो आपके मौलिक अधिकारों को आपसे छीनता हो, उनका हनन करता हो। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? आप कहोगे सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, ये उसमें बोला है। तो दोस्तों कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, या फिर आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। इसका ऑप्शन हालांकि लगा हुआ है, इसका ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। आपातकाल से रिलेटेड मैं कुछ न्यूज आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, कि आपको बता दूं कि आपातकाल के बारे में। तो संविधान के कौन से भाग में आपातकाल रखे गए हैं? तो संविधान के 18वें भाग में आपातकाल रखा हुआ है। और कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक? आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो इसमें आर्टिकल आता है, एक आता है 352। इसके तहत दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। किसकी? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। इसके बाद बात करें, एक और आपातकाल होता है विच इज आर्टिकल 356। इसके तहत होता है राष्ट्रपति शासन। और एक और आर्टिकल है आपका आर्टिकल 360। इसके तहत दोस्तों राष्ट्रपति शासन के साथ वित्तीय आपातकाल की बात की जाती है। किसकी? वित्तीय आपातकाल। अब अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें, तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो देश में 3 बार लग चुका है। और 3 बार, कब लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल? तब इस स्थिति में लगाया जाता है जब कोई बाहरी युद्ध हो गया हो, भारत पर आक्रमण हुआ हो, या फिर आंतरिक कलह, आंतरिक गतिरोध के कारण जो है, अव्यवस्थाओं के कारण राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जाता है। तो 3 बार लगाया गया। एक बार 1962 में, जब आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में, आप कह सकते हैं जो चाइना जो है उसने आपका आक्रमण किया था 1962 में। और उसके बाद एक बार लगाया गया था 1971 में। और बात करें तो एक बार लगाया गया था 1975 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो 3 बार आपका राष्ट्रीय आपातकाल का की सिचुएशन देश में लग चुकी है। ये बात आप लोग याद रखना। ठीक है दोस्तों, और आप ये भी चीज याद रखना कि जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है
उसकी समयावधि कोई निश्चित नहीं है कि कितने समय तक के लिए राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जाए, बट एक प्रोविजन है कि आपका जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 6 महीने के लिए संसद द्वारा एक बार लगाया जा सकता है। संसद के अनुमोदन पर राष्ट्रपति लगाता है, क्योंकि इन सब की घोषणा कौन करता है बताइए? राष्ट्रपति इसकी घोषणा करता है। तो 6 माह तक इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है? एक बार में आप लोग इस चीज को याद रखना, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगली बात को लेकर, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार से रिलेटेड कि कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं राष्ट्रपति, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, 5वां प्रश्न। अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो आपको पता है कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में, पहले मैं ऊपर बता चुका हूँ। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। बिल्कुल दोस्तों, राज्य ने अगर कोई ऐसा कृत्य कर रहा है जो आपके मूल अधिकारों का आपसे हनन कर रहा है, तो उसके विरुद्ध दोस्तों ये एक गारंटी है। बिल्कुल सही है ये बात। और अगर हम लोग बात करें उसके बाद दोबारा में, तो अगला पॉइंट में लिखा है ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। बिल्कुल सही है। हाँ, अनुच्छेद आप कह सकते हो 12 से लेकर 35 में और भाग 3 में ये सूचीबद्ध है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। और लास्ट है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो दोस्तों ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ही इसको लिया है, तो उसके बिल की भांति तो होंगे ही। साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों ये पॉइंट इसलिए गलत है क्योंकि ये पॉइंट जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 38 के तहत दिया गया है। उसमें लिखा है कि लोक कल्याणकारी कह सकते हैं कि अभिवृद्धि के लिए, उसकी अभिवृद्धि के लिए समाज में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय द्वारा हम लोग सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करें। ये आपका आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है। और तो इसका बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 1 और 2, यानी कि ए पार्ट इज द राइट आंसर। 7 के बाद पढ़ते हैं 8 क्वेश्चन पर। विच इज भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में सॉरी अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? यहाँ पर क्या लिखा है? विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो दोस्तों याद रखना ये है अनुच्छेद 14, क्योंकि विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाना मतलब क्या होता है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान होते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से आपको वंचित नहीं किया जा सकता है। यही तो बात कहता है। वो कहता है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और दोस्तों कहता है विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 14। और जो हम कह सकते हैं कि विधायन सत्ता पर पूर्ण तरीके से नियंत्रण लगाता है। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? यानी कि आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 14 में या फिर आर्टिकल 15 में। तो आपको पता है कानून का समान संरक्षण कहाँ पर है? आर्टिकल 40 में। दोस्तों इससे पहले मैं और बात बता दूं आपको, विधि के समक्ष समता जो है ये हमने ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया गया ये सिद्धांत? डाइसी के सिद्धांत से लिया गया है, जो ब्रिटेन के थे। तो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश। और ये जो विधियों का समान संरक्षण है ये हमने लिया गया है अमेरिका से। ये एडिशनल नॉलेज है, आप लोग याद रखिएगा। अगला है समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है? तो आपको पता है समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा, यानी कि 2, 4 और 3, यानी कि ऑप्शन इसका क्या होगा? सी पार्ट सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, 11वां संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई? तो आपको पता है आर्टिकल 15 का 5, जो कि एक अपवाद स्वरूप होता है, क्योंकि आर्टिकल 15 में दिया गया है धर्म, जाति, मूल वंश, जन्मस्थान, लिंग के आधार पर जो राज्य है वो बताइए आपसे भेदभाव नहीं कर सकता है किसी भी भारतीय नागरिक के साथ। तो ऐसा लिखा हुआ है, तो इसलिए इसमें अपवाद होता है कि आपने आरक्षण की व्यवस्था करी है, यानी कि ये आपने जाति के आधार पर भेदभाव किया है, तो आरक्षण की व्यवस्था जो है वो आप अपवाद स्वरूप आर्टिकल 15 के 5 में दी गई है। अब देखते हैं 12th क्वेश्चन क्या कहता है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। दोस्तों जो आपका आर्टिकल 14 है ये बोलता था कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण,
इसमें जो विधियों का समान संरक्षण है, इसको समझ लीजिए आप। विधियों का समान संरक्षण, तो ये प्रश्न आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, समान संरक्षण क्या कहलाता है। दोस्तों, विधि के समक्ष समता, ये दो चीजों के बारे में बात करी गई है, विधि के समक्ष समता। तो दोस्तों, जो विधि के समक्ष समता है, इसका अर्थ होता है कि कानून सबके लिए समान है। लेकिन विधियों का समान संरक्षण क्या है, इसका अर्थ होता है कि समान परिस्थिति में लोगों के साथ समान व्यवहार करना। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई यदि विकलांग है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो दृष्टि बाधित है, तो उसके लिए बताइए कानून समान नहीं होता है, क्योंकि हमारी परिस्थिति अलग अलग हो जाती है, भिन्न भिन्न हो जाती है। तो हम लोग यानी कि जो राज्य है वो उनके लिए अलग से व्यवस्था कर सकता है। इसीलिए विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, इन दोनों ही पॉइंट्स को हमारे आर्टिकल 14 में लिया गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों, देख लीजिए, समान आधार को निश्चित करना है, यानी कि लोगों में बीच में गैप या खाई ज्यादा ना हो, इसके लिए असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। यही बात मैंने कहा है आपको कि समान परिस्थिति में लोगों के साथ समान व्यवहार, लेकिन असमान परिस्थिति में लोगों के साथ हम लोग व्यवहार को अलग अलग कर सकते हैं, भिन्न भिन्न व्यवहार किया जा सकता है। समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रसारित होगी। ये दोनों ही ऑप्शन सही है, और पहला जो दूसरा ऑप्शन है वो पहले का एग्जैक्ट स्पष्टीकरण भी है। तो बताइए इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी पार्ट। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक इन प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन ए, यानी कि कौन सा, ऑप्शन ए, यानी 13 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। क्यों सही होगा दोस्तों, इसके बारे में आप लोग याद रखिए, क्योंकि इसने कहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद और राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता देता है। तो आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 13 में यही कहा गया है कि आप ऐसे कोई भी विधि या कानून जो है उनको नहीं बना सकते हैं जो कि बताइए मूल अधिकारों से असंगत हो। तो बताइए, संघ और संसद अगर ऐसा कोई कानून बनाती है तो उसके लिए 13 आर्टिकल लग जाता है कि वो इनको नलीफाई कर देता है, इनको छीण कर देता है, शून्य कर देता है। तो इसलिए बताइए इसको इनके ऊपर प्राथमिकता प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 13 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार या उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है मौलिक अधिकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ 15 पर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है। तो बताइए अनुच्छेद 14, 15 और 16, यानी कि ये तीनों ही अगर मैं कहूं तो ये समानता के अधिकार में आते हैं, जबकि आर्टिकल 19 जो है, यानी अनुच्छेद 19 जो है, ये आपका आता है इसके अंतर्गत स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार जो दिए गए, यानी कि जो स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए आपको उससे संबंधित। तो बताइए भिन्न वर्ग में कौन आता है, डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है बताइए। स्वतंत्रता का अधिकार आपको कहां से दिया गया है, 19 से लेकर 22 तक दिया गया है, यानी कि ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, ए पार्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ 17, जो कहता है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो आप लोग याद रखना, ऐसे संवैधानिक मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों को प्रदान है वो है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो आप लोग याद रखना 15, 16, 19, 29 और 30 ये ऐसे आर्टिकल है जो हमारे भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। बाकी जो अन्य आर्टिकल बचे हैं मौलिक अधिकार में, वे भारतीयों के साथ साथ विदेशी जो है उनके लिए भी, यानी गैर भारतीय लोगों के लिए भी शामिल हैं। तो इसमें लिखा है कि गैर नागरिकों के लिए नहीं, यानी कि केवल भारतीयों के लिए है जो। तो बताइए पहला है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो बताइए ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो हम कहेंगे ये आपका 19वें आर्टिकल में दिया गया। कानून के समक्ष समता, ये किस में दिया गया, 14 में। अल्पसंख्यक के अधिकार बताइए आर्टिकल 29 में दिया गया। और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ये बताइए आपको किस में दिया गया, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 में दिया गया। तो आप एक बात बताइए जरा कि भारत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19, ये बताइए आपका बिल्कुल भारतीयों के लिए है।
थर्ड भी आपका भारतीयों के लिए यानी कि आर्टिकल 29। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया सही, पहला और तीसरा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 18। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार एंड निगमन करने हेतु सक्षम किया है? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी वर्ड, बिल्कुल दोस्तों, समाजवादी जो शब्द संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है उसका अर्थ यही है कि हम सभी के लिए समान भाव जो है वो रखें, तो उसका मतलब है समाजवादी। दूसरा पॉइंट है इसका, ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना। देखिए 14 में भी क्या दिया गया है, विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून सबके लिए समान है, तो इसमें भी समानता की बात करी गई है। समाजवादी शब्द का मतलब ही होता है कि समान लोग, समान समानता। और आर्टिकल 16 में भी अवसर की समानता, यानी कि ये भी समानता की बात करी गई है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी पार्ट सही होगा, ए बी सी को मिलाकर हमें पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, या फिर दोस्तों समता का अधिकार। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी पार्ट सही होगा, समता का अधिकार। क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में जितने भी आर्टिकल आते हैं, चाहे वो 15 आए, चाहे वो 16 आए, चाहे वो 17 आए, ये सभी बताइए किस आर्टिकल के तहत आएंगे। तो आप कहेंगे कि ये सभी आएंगे आपके समता के अधिकार के अंतर्गत। 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है, ये है। तो बताइए समता का अधिकार आपको पता है 14 से लेकर 18 तक है। दोस्तों कभी भी ये गलती मत करना कि 14 से लेकर 18 तक है तो आप इसमें 18 में से 14 घटा दें, यानी कितने अनुच्छेद बना दें कि 4 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, जबकि 14 को खुद भी शामिल करना होता है। तो इसलिए बताइए ये कौन सा ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 21वां प्रश्न, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समता, ये आर्टिकल 14 बिल्कुल समानता में है। अवसर की समानता आर्टिकल 16 इसमें भी है। सामाजिक समानता और आर्थिक समानता, तो सामाजिक समानता भी है जो कि आर्टिकल 15 के तहत सामाजिक समानता की बात करते हैं। लेकिन आर्थिक समानता ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, 22वां प्रश्न बढ़िया प्रश्न है। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है? आपको पता है शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में दिया गया। आर्टिकल 23 में है मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम से निषेध। क्या है, मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम से निषेध, एवं बालाश्रम से निषेध। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 24 की, तो दोस्तों आर्टिकल 24 में क्या दिया गया है, कारखानों आदि में, क्या कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का निषेध। ठीक है, ये दिया गया है दोस्तों आपको किसमें, आर्टिकल 24 में। तो बताइए मानव देह का व्यापार, मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या होता है, वही मानव देह का व्यापार होता है, और बंधुआ मजदूरी बेगारी, यानी कि ए ऑप्शन सही है। और अस्पृश्यता का उन्मूलन ये नहीं है दोस्तों, अल्पसंख्यकों की ये आपका 17 है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा ये आपका 29 और में दिया गया है। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, यानी कि ये भी सही है, यानी कि 1 और 4 सही है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी पार्ट सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, 23वां प्रश्न, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद इन बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो मैंने अभी बताया था बच्चों के यानी कि बालकों के शोषण से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 24। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो ये भी आर्टिकल 24 ही रहेगा इसका भी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो ये भी अनुच्छेद 24 के तहत ही होगा। मूल अधिकारों से संबंधित दोस्तों संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 24। आईसीसीपीआर के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। क्या क्या बोल रहा है दोस्तों, आईसीसीपीआर, इसके तहत कि कौन से अनुच्छेद के तहत 12 बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है? तो दोस्तों याद रखना ये आईसीसीपीआर क्या है,
ये आपका बेसिकली है इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ये है इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ICCPR। तो इसके अनुच्छेद 24 के द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। साथ ही साथ भारत के भी अनुच्छेद 24 के तहत बाल अधिकारों को सुनिश्चित किया गया, नहीं आर्टिकल 24 इज द राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज 28। हम लोग 28 क्वेश्चन पे आ गए। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो ये आपको पता होगा, आर्टिकल 17 के तहत किया गया। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 17 के तहत ये किया गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को निषेध करता है? तो ये भी आर्टिकल कौन सा होगा? 17 होगा, आर्टिकल 17 होगा। ठीक है, ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें 30 प्रश्न, तो 30 क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो ये भी अनुच्छेद 17 सही होगा इसका, यानी कि अनुच्छेद 17। तो देख रहे हैं दोस्तों कि एक प्रश्न को कितनी बार कई तरीकों से पूछा जाता है। तो ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि आर्टिकल 17 जो अस्पृश्यता का अंत है, इसको कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है, तो याद रखना किससे संबंध है? अस्पृश्यता उन्मूलन से इसका संबंध है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो छुआछूत हो या फिर अस्पृश्यता हो, बात एक ही है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए यूपी PCS में आया है, UDA LDA में प्री में आया है, उत्तराखंड PCS में आया है, तो कितना महत्वपूर्ण है। अगली बात करते हैं। न्यायालय उपधारित करता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध के संबंध में किया गया है। तो दोस्तों याद रखना, अनुसूचित जाति के सदस्य, अनुसूचित जनजाति के सदस्य, किसी भी समुदाय के सदस्य उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है अनुसूचित जाति के सदस्य के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अगर हम लोग बात करें कि जो आपका आर्टिकल 17 है जिसमें अस्पृश्यता के अंत की बात करी गई है, उसी में आपको पता है नागरिक, उसके तहत ही हम लोगों ने एक आर्टिकल बनाया था, यानी कि एक कानून लेकर आए थे, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या लेकर आए थे? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। 1955, और इसके तहत प्रयोजन है कि अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में इसको माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ए पार्ट इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 34। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बताइए किस तरीके से किया जा सकता है। पहला, कानून बनाकर, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है इसके आधार पर हम लोगों ने SC ST कानून भी बनाया था। इसी के आधार पर हम लोगों ने SC ST कानून जो है 1989 में बनाया था कि नहीं बनाया था? SC ST कानून जिसको बोलते हैं हम लोग, तो 9 कानून बनाकर भी हम इसको अस्पृश्यता को खत्म कर सकते हैं। शिक्षा की उन्नति, तो कोई भी चीज हो तो उसके लिए अस्पृश्यता छुआछूत तभी आपकी खत्म हो सकती है, अबॉलिश हो सकती है, जब हम लोग शिक्षा की उन्नति करें, यानी शिक्षा की प्रगति हो। जन जागरण द्वारा, बिल्कुल दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट जो है वो नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो नौकरियों में प्रवेश दिलाकर कभी भी अस्पृश्यता को अंत नहीं कर सकते। आप मान लीजिए नौकरियों में प्रवेश किसी को दिलाते भी हैं, तो उससे अस्पृश्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका मैं नहीं कह सकता कि कोई इसमें फर्क पड़ सकता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है वो ए ऑप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 35, जो क्या कहता है कि मद्रास राज्य बनाम एंदोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, या फिर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों याद रखना, इसमें है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आर्टिकल इसमें क्या किया गया है? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार जो है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये आपका
केस हुआ था 1951 में, किसके विरुद्ध में? मद्रास और दोराय राजन, यानी कह सकते हैं इसको चंपकम दोराय राजन के मध्य में ये केस हुआ था। और इसमें आर्टिकल 15 के 4th क्लॉज को जोड़ा गया था। और 4th क्लॉज कहता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति तथा जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश की व्यवस्था की जाए। तो ये भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आर्टिकल 15 4th में ये बात कही गई है। अगला देखते हैं प्रश्न 36, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखना, ए पार्ट यानी कि आर्टिकल 19 जो है वह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। 19 का 1 और क्लॉज ए जो होता है, सब क्लॉज ए जो है वो आपका इसका कहता है जिसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों में अलग से प्रेस की स्वतंत्रता नहीं दी गई, जबकि जो आपका अमेरिका का संविधान है उसमें अलग से प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है भाषण एवं अभिव्यक्ति के अलावा। जबकि भारत में इसको भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो आजादी 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में दिया गया है, वही आप उसी में इसको इंक्लूड कर लिया गया। तो 36 हो गया। 36 के बाद बढ़ते हैं 37 पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो ये अनुच्छेद 19 आश्वासित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद किसमें? तो ये अनुच्छेद 19(1) में इसमें दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र, तो आपको पता ही है, इसमें ऊपर से ही दिख रहा है आपको पहला ऑप्शन, संविधान के अनुच्छेद 19(1) में विशेष रूप से उपबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो आपको पता है वो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1। अगली बात करते हैं कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 14। दूसरा है बी, संविधान का अनुच्छेद 19(1) का ए। तीसरा है संविधान का अनुच्छेद 21 या चौथा है संविधान का अनुच्छेद 25। तो दोस्तों याद रखना बी पार्ट, क्योंकि बी के ए में क्या दिया गया है? भाषण एवं अभिव्यक्ति। और अपने निजी भवन के ऊपर अगर हम लोग झंडा फहराते हैं तो वो आपकी अभिव्यक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो इसलिए बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 42nd प्रश्न क्या कहता है? अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? 20 के तहत, 19 के तहत, 18 के तहत या 17 के तहत? तो दोस्तों ये दिया गया 19 के तहत। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, आप कहीं इसमें सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है, सामाजिक अधिकार दिया गया है तो 15 मत लगा देना। साथ ही साथ अगर सांस्कृतिक दिया गया है तो 25 से 28 के बीच में मत लगा देना। ये आर्टिकल 17 जो अस्पृश्यता का अंत करता है उसी के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 43rd, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? आपको पता है कि अगर हम लोग बात करें 19 जो आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार है, तो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं इसमें थोड़ा सा, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। 19 के क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए जो है ये कहता है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या कहता है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों इसके तहत ये रहता है। इसके बात करें 19 के 1 का क्लॉज सब क्लॉज बी, अगर इसकी बात करें तो ये है शांतिपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण, अभी मैं इसको आपको याद भी करा दूंगा, शांतिपूर्ण ढंग से व निरायुध शांतिपूर्ण ढंग से व निरायुध सम्मेलन का अधिकार है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 19 यानी 19 के सी में आपका दिया गया है संगम सहकारी समिति बनाने का अधिकार, ये आपको दिया गया है सी में। और इसके बाद बात करें डी में क्या दिया गया है? तो संचरण का अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है?
संचरण का उसको संचरण का अधिकार दिया गया है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें 19 के क्लॉज 1 का सब क्लॉज ई में, तो संचरण के अधिकार के बाद दिया गया निवास करना, निवास एवं बस जाने का अधिकार। निवास एवं बस जाने का अधिकार ये आपको 199 यानी 19 के 1 क्लॉज के सब क्लॉज ई में दिया गया। इसके बाद 19 के 1 क्लॉज के सब क्लॉज एफ में क्या दिया गया था, ये था आपका संपत्ति से रिलेटेड था, यानी कि संपत्ति को खरीदना, अधिग्रहण करना, बेचना आदि। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जी में, तो दोस्तों जी में था कोई भी कारोबार, कोई भी कारोबार या व्यापार का अधिकार। ये इतनी स्वतंत्रता आपको दी गई है, यानी कि एक, अगर हम इनको नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7, जबकि इसमें से जो 19 का क्लॉज 1 और एफ जो था, इसको आपके संपत्ति को खरीदना, उसका अधिग्रहण करना, बेचना, इसका जो अधिकार है इसको आपको कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी कि यहाँ से इसको हटा दिया गया है। तो आपके पास जो 19 में स्वतंत्रताएं हैं वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अब इसने बोला कि स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। तो दोस्तों एक बात याद रखना कि निरायुध का मतलब, यानी कि दूसरे में क्या दिया गया है कि शांतिपूर्ण ढंग से और निरायुध सम्मेलन का अधिकार है। निरायुध का अर्थ होता है कि आप कोई भी हथियार वगैरह नहीं ले जा सकते। तो पहला तो सही है, एकत्रित जनता हो जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल ये तो आता है इसके अंतर्गत। दूसरा है कि शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होना, बिल्कुल ये भी है, ये भी हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। इस प्रावधान अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी है, क्योंकि आपको पता है कि राज्य तर्कपूर्ण ढंग से प्रतिबंध भी लगा देता है कि मान लीजिए अगर ट्रैफिक दिक्कत में आ रहा है आपके द्वारा, जो शांतिपूर्ण ढंग से अगर आप इकट्ठा हुए हैं, लेकिन आम जनमानस को अगर उससे दिक्कत हो रही है, ट्रैफिक की समस्या आ रही है, लोक व्यवस्था खराब हो रही है, तो उसके तहत इस अधिकार को आपको पता है कि आपसे छीना भी जा सकता है। तो इसलिए युक्ति युक्ति उस पर तर्कपूर्ण ढंग से प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। लेकिन ये क्या है कि घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ऐसा कोई नहीं है कि अपना कर्तव्य नहीं निभाता तो उसके आप घेराव कर सकते हैं, उसको उस अफसर का घेराव कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बताइए कौन इसके अंतर्गत नहीं आता, तो ए पार्ट इसका ऑप्शन सही होगा। 43 के बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका 44 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो देखिए लोक व्यवस्था के कारण भाई प्रतिबंध लगाया जा सकता है, भारत की संप्रभुता को अगर खतरा है तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है, न्यायालय का या न्यायपालिका का अवमानना है, का अपमान करना है, तो इस पर भी आपको प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन अवांछनीय आलोचना, अब देखिए आप लोग देखते भी होंगे नेता जितने भी होते हैं और इधर उधर लोग कुछ भी आलोचना करते हैं, एक दूसरे की अवांछनीय आलोचना भी करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आपकी जो अभिव्यक्ति है और विचार की अभिव्यक्ति है उस पर कोई भी रोक नहीं लगा सकती। तो बताइए ये ऑप्शन कौन सा है, डी पार्ट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 45th क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो याद रखना आर्टिकल 21। दोस्तों अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि भारतीय क्षेत्र में संचरण का अधिकार, यानी कि भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत यात्रा, तो भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत यात्रा अगर मैं कहूं तो ये तो आपका आर्टिकल 19 में जो संचरण का अधिकार है उसके तहत है। लेकिन भारत में नहीं, विदेश में जाकर और वापस लौटना अपने देश में, ये जो अधिकार है, विदेश यात्रा का जो अधिकार है, ये आपका दिया जाता है आर्टिकल 21 के तहत सुरक्षित है। यानी कि आपका एक मशहूर केस भी होता है मेनका गांधी केस 1978 में, और उसमें इस प्रावधान को जोड़ा गया था, तो आप लोग याद रखना, ठीक है। तो विदेश यात्रा के लिए जो आर्टिकल सी, जो ऑप्शन इसका सही है वही इसका सही होगा, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) एन को अनुच्छेद 21 के से मिलाकर एन पढ़ने पर एन प्राप्त होता है? विदेशी यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार या सूचना प्राप्ति करने का अधिकार। तो आप बताइए 19 के 1(d) में आपका क्या लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे 19 के 1(d) में संचरण का अधिकार है। किसका अधिकार है? संचरण का अधिकार है। और 21 को मिलाकर अगर हम लोग पढ़ते हैं तो ये बेसिकली कहता है एकांतता का अधिकार, यानी कि निजता का अधिकार जो है वो आपको देता है। आपकी जहां मर्जी हो वहां आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है 47th। तो 47th प्रश्न को देखते हैं। 47th प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? चलिए देखते हैं। 47 कह रहा है उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें सम्मिलित किया गया था? तो दोस्तों ये याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल 45 में पहले शिक्षा का अधिकार दिया गया था, शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था। आई मीन नीति निर्देशक तत्वों में इस चीज को दिया गया था कि सरकार जो है वो 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। लेकिन आपको पता है कि इसको अब मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो वो आर्टिकल 21 के का के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? आर्टिकल 21 के का के अंतर्गत। तो ये किस केस में था? ये था उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। क्या था? उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। 47 क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है और भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त एन कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भाग के रूप में रखा गया है। बताइए निजता का अधिकार जो है वो आपका किस में रखा गया? आर्टिकल 21 में रखा गया है, जो कि भाग 3 में गारंटी दी गई है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के किसी व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षित करता है? तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, ये भी आपका क्या है? आर्टिकल 21, यानी कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी जो आपको दिया गई है 49 प्रश्न में जो दिया गया राइट टू प्राइवेसी, उसके अंतर्गत ये आपका सही कहलाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि अंतिम प्रश्न है आज का। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना और मृत्यु दंड। तो आप लोग दोस्तों इसमें याद रखना मृत्यु दंड इसमें इसके दायरे में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है, ये पूछा है। तो ये सभी इस दायरे में आते हैं कि कोई घायल है तो उसको चिकित्सीय सहायता चिकित्सक द्वारा प्रोवाइड कराना, ये भी उसका मौलिक अधिकार है। साथ ही साथ अगर कोई डॉक्टर चिकित्सीय सहायता प्रदान करने से मना कर देता है किसी को, तो इस पर भी आपके मूल अधिकारों का हनन होगा और आर्टिकल 21 के तहत आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं और उसके खिलाफ उसकी कर्तव्य पालन ना करने के कारण परमादेश जो रिट होती है उसको दायर करवा सकते हैं। ठीक है, तो कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न ये भी इसके दायरे में आता है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना ये भी इसके दायरे में आता है, लेकिन मृत्युदंड नहीं आता है। तो बताइए ये डी पार्ट इसका ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के 50 प्रश्न देख लिए। मैं नई वीडियो में और 50 क्वेश्चन के साथ हाजिर होऊंगा कल, और इसी तरीके से मैं कम से कम 150 से 200 प्रश्न, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए इसके कराऊंगा। साथ ही साथ इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने कई जो छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं, बेसिक चैप्टर हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक हो गया, साथ ही साथ संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हो गए, प्रस्तावना हो गए, संविधान के भाग हो गए, संविधान के स्रोत हो गए, अनुसूचियां हो गई, इनसे संबंधित वीडियो को मैंने पहले डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, डायमंड ज्ञान अड्डा जो हमारा चैनल है उसके, और वहां पर जाकर आप लोग क्वालिटी वाले सेक्शन में उन वीडियोस को भी पहले देखिए, साथ ही साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और अगर आपने इफ यू हैवंट सब्सक्राइब अवर चैनल
तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा भी लीजिए ताकि आपको नियमित रूप से वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।